हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। यूनिट 1 है पॉलिटिकल साइंस का और शक्ति यानी पावर पार्ट 2। ठीक है, तो पावर पार्ट 2 है और पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। अगर आपने पहले पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो उसे जरूर देख लें वीडियो। और ये पार्ट 2 है और ये शक्ति या पावर जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर 5 है, तो ये आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था। और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आप नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर की तो अच्छी तरीके से वीडियो जरूर देखें और बाकी अपना तैयारी भी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। तो यूनिट 2, यूनिट 1 है शक्ति पार्ट 2। तो उत्तर आधुनिक विचारकों के अनुसार, नारीवादियों के अनुसार काफी सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, पढ़ लिया था और जरूर पढ़ लें आप पिछली वीडियो को देख के, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देखिए, फूकोल्ट की संकल्पना को, ठीक है, फूकोल्ट की संकल्पना को कैपिलरी, ठीक है, यानी कोशिका के रूप में परिभाषित किया गया और उनकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976। यह समाज में इस प्रकार फैली है जैसे शरीर में कोशिकाएं। ठीक है, यानी कामुकता का इतिहास, अगर हिंदी में इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा। और माइकल फूकल्ट ने शक्ति को ज्ञान के रूप में परिभाषित किया और शक्ति के उत्पादन आयाम पर बल दिया। शक्ति का आधार केवल राज्य और सरकार के संगठनों पे नहीं, यानी शक्ति यानी पावर का जो आधार है केवल राज्य और जो सरकार के संगठन है सिर्फ उसमें ही नहीं, अपितु वित्त, लेखा, विज्ञान, मनोचिकित्सा जैसे विशेषज्ञ क्षेत्र जो है उसमें भी ये निहित होती है। ठीक है, यानी उनके अंदर भी शक्ति या पावर होती है, उसमें भी अंतर्निहित होती है। ठीक है, माइकल फुकोल्ट के अनुसार शक्ति कोई वस्तु या तत्व नहीं है, यानी शक्ति कोई पदार्थ, वस्तु या कोई तत्व नहीं है जो किसी संस्था या लोगों के समूह में स्थित है। यानी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी लोगों में हो या संस्था में हो या समूह में कोई हो, संगठन में हो, बल्कि शक्ति क्या है, प्रयोग के लिए है और प्रयोग का एक तकनीकी रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, पावर का, शक्ति का। ठीक है, और शक्ति के द्वारा पहचान, शक्ति के द्वारा पहचान और आत्मनिष्ठा का निर्माण होता है। ठीक है, यानी शक्ति, पावर पहचाना जाता है ना किसी को, शक्ति, तो उसके पास इतनी पावर है या इस चीज में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, तो ये एक पहचान होती है। ठीक है, और आत्मनिष्ठा का निर्माण होता है। और फुकोल्ट ने शक्ति के, ठीक है, शक्ति के इन रूपों को गवर्नमेंटलिटी, ठीक है, गवर्नमेंटलिटी के रूप में व्यक्त किया, यानी कवर मानसिकता। ठीक है, फुकोल्ट के अनुसार शक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित 3 प्रकार के संघर्ष पाए जाते हैं। कौन कौन से संघर्ष पाए जाते हैं शक्ति के अंदर, शक्ति के विरुद्ध? ठीक है, पहला पॉइंट है निर्जातीय, सामाजिक और धार्मिक सामंतवादी समाज में व्याप्त था। दूसरा पॉइंट है शोषण के विरुद्ध संघर्ष, पूंजीवादी जो समाजों में उत्पन्न हुआ। तीसरा पॉइंट, उन्होंने शक्ति को बाध्यता न मानकर इसके उत्पादक जो आयाम है उस पर बल दिया। ठीक है, किसने कहा है, फुकोल्ट ने। और आधुनिक युग की बात की जाए तो आधुनिक युग में शक्ति केवल कार्यपालिका और नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तो नौकरशाही में ही निहित नहीं है, यानी ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें ही सिर्फ नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक, चार्टेड अकाउंटेंट आदि चीजों में भी ये निहित है। ठीक है, और माइकल फुकोल्ट की अन्य रचनाएं हैं और इसे आप जरूर नोट कर लें, जिसमें है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, ए हिस्ट्री ऑफ इंसैनिटी इन द एज ऑफ रीजन 1964, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, ठीक है, 1970। तो ये 2 रचनाएं और हैं, ये महत्वपूर्ण है ये रचनाएं, और इसे जरूर नोट कर लें क्योंकि एग्जाम में ये आपके यूजीसी नेट के जरूर पूछी जाती हैं, बुक्स आदि के नाम, राइटर के नाम। तो किसकी रचनाएं हैं, फुकोल्ट की रचनाएं हैं। ठीक है, और
आगे चलते हैं, शक्ति का वितरण। देखिए, विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार शक्ति का समाज में समान वितरण नहीं होता है, यानी समान रूप से शक्ति को नहीं बांटा जा सकता है, बल्कि शक्ति का संकेंद्रण, यानी शक्ति मुट्ठी भर लोग, यानी कुछ लोगों में ही, कुछ लोग होते हैं थोड़े बहुत, यानी मुट्ठी भर, यानी कुछ लोगों में ही, और विशिष्ट लोग होते हैं वो, ठीक है, जिसमें क्या होती है, पावर होती है, वो होते हैं मुट्ठी भर लोग, तथा यह बना भी रहता है सदैव, ठीक है, विद्यमान भी रहता है। जबकि ये कौन कहता है, विशिष्ट वर्गवादी लोग कहते हैं कि कैसे वितरण होता है शक्तियों का। फिर आगे है, जबकि बहुलवादियों के अनुसार समाज में शक्ति का वितरण विभिन्न समूह में होता है, ठीक है। जो बहुलवादी हैं उनके अनुसार समाज में शक्ति का वितरण होता है, वो समूह में होता है, विभिन्न समूह में होता है। अतः बहुलवादियों के अनुसार शक्ति संबंधनात्मक या सापेक्षिक होती है, ठीक है। और इस पॉइंट को ध्यान दें, क्योंकि यहाँ देखिए समूह में दिया है, विभिन्न समूह में, और अभी पिछले हमने पढ़ा था कि समूह में नहीं होती फुकोल्ट के अनुसार, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा डिफाइन करना है और इसे ध्यान देना है, नोट करना है। और इसकी पीडीएफ भी मैं काफी दिन से पीडीएफ नहीं डाली है, तो पीडीएफ भी मैं डाल दूंगी, जिससे आपको बाद में भी ये पढ़ने में और समझने में काम है। तो आपको इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए कोई भी शुल्क नहीं है, निःशुल्क है, ठीक है। और लिंक उसका रहता है दिया, उसमें आप जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें पीडीएफ डाल दी जाती है। और देखिए, बहुलवादियों के अनुसार, ठीक है, बहुलवादियों के अनुसार शक्ति मूल नॉन सेक्शनल, ठीक है, यानी गैर अनुभाग या नॉन जीरो सम गेम पर आधारित होती है, ठीक है, ठीक है। और यानी गैर शून्य योग खेल कह सकते हैं एक तरीके से हिंदी में से। जबकि विशिष्ट वर्गवादियों के अनुसार शक्ति सेक्शनल होती है, ठीक है। बहुलवादियों के अनुसार क्या होती है, शक्ति नॉन सेक्शनल या नॉन जीरो सम गेम पर आधारित होती है। जबकि जो विशिष्ट वर्गवादी हैं उनके अनुसार शक्ति सेक्शनल होती है, ठीक है, यानी अनुभागी होती है। और इनके अनुसार गैर अनुभाग होता है, इनके अनुसार अनुभाग होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं सत्ता पे, ठीक है। सत्ता यानी अथॉरिटी, प्राधिकरण। देखिए, सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का एक ऐसा गुण है जिसके निर्देश को सही या प्रमाणित मानकर स्वेच्छा से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सत्ता के दो घटक हैं, पहला है शक्ति और दूसरा है वैधता, ठीक है, यानी पावर और लेजिटिमेसी, जिसे वैधता कहते हैं, पावर और लेजिटिमेसी किसी नियम या निर्णय की वैधता यह संकेत करती है कि लोग इस नियम या निर्णय को अपने लिए तथा सारे समाज के लिए क्या करते हैं, उसे महत्वपूर्ण मानते हैं तथा उसे अपने मन से भी उसे स्वीकार करते हैं, ठीक है। और जोसेफ डी मेस्ट्रे के अनुसार सत्ता के सिद्धांतों में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है, यानी सत्ता के जो सिद्धांत, सत्ता के सिद्धांतों में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने के एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है। और शक्ति और सत्ता, ठीक है, शक्ति और सत्ता, शक्ति का वैधानिक रूप ही क्या है, वो सत्ता है, यानी जो शक्ति का वैधानिक रूप होता है वो क्या है, वो सत्ता है। शक्ति को दीर्घकालिक बनाने के लिए शक्ति का सत्ता में परिवर्तन आवश्यक होता है, यानी शक्ति को, पावर को अगर हम लंबा बनाना चाहते हैं, काफी टाइम के लिए उसे देखना चाहते हैं, तो उसको सत्ता में परिवर्तित करना होता है। यानी सत्ता में परिवर्तन होगा तो दीर्घ काल के लिए, यानी लंबी अवधि के लिए सत्ता में व्यक्ति जो रहेगा तो लंबे अवधि के लिए उसको, उसके पास पावर होगी। प्रत्येक प्रकार की शक्ति लेकिन, ठीक है, यानी प्रत्येक प्रकार की, ये भी नहीं कहा सकता प्रत्येक प्रकार की शक्ति सत्ता नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक प्रकार की पावर को आप सत्ता नहीं कर सकते,
ठीक है। और सत्ता में शक्ति होना आवश्यक है। प्रत्येक प्रकार की जो शक्ति है यानी शक्ति है, ठीक है, उसमें जरूरी नहीं कि सत्ता ही हो, सत्ता भी हो उसमें, लेकिन ठीक है, यानी शक्ति तो हो लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें सत्ता ही हो, लेकिन अगर सत्ता है तो सत्ता में जो शक्ति है यानी पावर है वो होना आवश्यक है। ठीक है, अगर सत्ता में पावर नहीं होगी तो फिर वो सत्ता नहीं कहलाई जा सकती। ठीक है। मैक्स वेबर राजनीतिक सत्ता का आशय, यानी जो राजनीतिक पॉलिटिकल, ठीक है, तो राजनीतिक सत्ता का आशय राज्य द्वारा प्रदत्त सत्ता है। सत्ता का विश्लेषण, ठीक है, सत्ता का विश्लेषण समाजशास्त्री रूप में किया गया है। मैक्स वेबर ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा कि किसी निश्चित भूभाग यानी कोई निश्चित क्षेत्र भूभाग है कोई, उसमें राज्य का हिंसा के वैधानिक प्रयोग पर एकाधिकार होता है। इन्होंने क्या कहा है, राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है। ठीक है। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति वह है जिससे व्यक्ति अथवा समूह द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, यानी शक्ति या पावर वह होती है जिससे समूह हो या कोई व्यक्ति हो अपने लक्ष्यों की, अपने उद्देश्यों की प्राप्त कर सके और काम भी उससे कराया जा सके और काम कर सके, जिसके अभाव में अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं किया। ऐसे नहीं शक्ति नहीं है तो अपना लक्ष्य प्राप्त जिसके अभाव में व्यक्ति नहीं कर सकता या समूह नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं शक्ति। मैक्स वेबर के अनुसार बात की जाए तो राज्य की मूल विशेषताएं क्या है। राज्य एक भौगोलिक संकल्पना है। ठीक है। राज्य द्वारा हिंसा का वैधानिक प्रयोग किया जाता है। हिंसा का क्या किया जाता है, वैधानिक प्रयोग किया जाता है। और मैक्स वेबर ने सत्ता के आदर्श रूप का प्रयोग करते हुए उसे निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता, तीन भागों में बांटा है। सत्ता का तार्किक और वैधानिक रूप, तो आगे हम इसका थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है परंपरागत सत्ता। ठीक है। परंपरागत सत्ता यानी जो इतिहास, प्रथाएं, परंपराएं होती हैं, यानी इतिहास पर आधारित सत्ता। प्रथाओं परंपराओं पर ये लोग अत्यधिक महत्व देते हैं क्योंकि परंपरागत सत्ता होती है, ऐतिहासिक सत्ता होती है, एक तरह की इतिहास पर आधारित सत्ता होती है। सत्ता की आज्ञा का पालन तर्क की बजाय समाज के जो रीति रिवाज होते हैं, प्रथाएं परंपराएं होती हैं, उनके आधार पर होता है। यानी तर्क की बात नहीं की जाती इसमें, उसकी बजाय क्या होता है, जो रीति रिवाज होते हैं, प्रथाएं परंपराएं, उनके आधार पर होता है। यह है परंपरागत सत्ता। दूसरा पॉइंट है सेकेंड, करिश्माई सत्ता। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आधारित होता है करिश्माई सत्ता, यानी जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उस पर आधारित होता है। ठीक है। आज्ञा देने वाले के विलक्षण प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है। यानी व्यक्ति जो होता है उसके अंदर इतनी प्रतिभा होती है या वो प्रभावशाली होता है, उसकी वजह से उसके व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण, उसकी पर्सनालिटी के कारण, इंप्रेसिव जो उसकी पर्सनालिटी होती है उसके कारण उसकी आज्ञा का पालन लोग करते हैं। ठीक है। जो आज्ञा देने वाला व्यक्ति है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है तो उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है। यानी एक करिश्माई जो सत्ता है वो व्यक्तित्व पर आधारित है। ठीक है, व्यक्ति के। तीसरा पॉइंट है सत्ता का तार्किक और वैधानिक रूप। सत्ता का यह रूप तर्क और विवेक पर आधारित होते हैं। यहाँ तर्क और, जैसे कि हमने देखा हिस्ट्री वाले में, परंपरागत सत्ता में उसमें तर्क की बात नहीं की जाती, विवेक की बात नहीं की जाती, जो प्रथाएं परंपराएं चली आ रही उस पर आधारित होता है। लेकिन यहाँ पे तर्क, विवेक पर आधारित होता है। ठीक है, सत्ता का यह रूप जो होता है। नियम और कानून होते हैं, नियम और कानूनों पर आधारित होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। वेबर के अनुसार आधुनिक युग में सत्ता के इसी तार्किक और वैधानिक स्वरूप को स्वीकार किया जाता है। तो आधुनिक युग की बात करी जाए तो लोग तर्क करते हैं, विचार करते हैं, विवेक होता है, उसके बावजूद किसी चीज को स्वीकार किया जाता है। ठीक है। तो ये जो तार्किक और वैधानिक स्वरूप है आधुनिक युग में, और इस युग में आधुनिक युग में सत्ता का जो रूप है वो इसी तार्किक और वैधानिक स्वरूप को लोग स्वीकार करते हैं और उसे मान्यता देते हैं, उसे मानते हैं।
तर्क बुद्धि के इस युग में जो व्यक्ति आज्ञा दे रहा उसकी सत्ता वैधानिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी वैधानिक होनी चाहिए उसकी सत्ता, जो आज्ञा दे रहा है, बिना किसी मतलब के ऐसा नहीं है ये कुछ भी कर दो कोई मान लेगा। मैक्स वेबर ने सत्ता के इस तार्किक वैधानिक रूप को नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी की आज्ञा दी है। किसने? इन्होंने, मैक्स वेबर ने, जो ये रहा है तार्किक वैधानिक रूप को। ठीक है, मैक्स वेबर ने नौकरशाही के भी आदर्श स्वरूप का वर्णन किया। उनके अनुसार नौकरशाही के आदर्श स्वरूप की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है, नौकरशाही की संरचना सोपानिक होती है, यानी सोपानिक होती है, सोपान होते हैं। इसके पदों और शक्तियों का विभाजन होता है, बंटवारा होता है, और यह औपचारिक है, अनौपचारिक नहीं, औपचारिक व्यवस्था है। और नौकरशाही की मूल विशेषता अन्यमयता होती है। ठीक है, मैक्स वेबर ने इस प्रकार से विभाजित किया है। और फिफ्थ है, नौकरशाही अवैयक्तिक आधार पर आधारित संचालित होती है, वैयक्तिक आधार पर नहीं। नेक्स्ट है, नौकरशाही रूपी संगठन में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है। ठीक है, और सिक्स है, आजीवन वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं इसके लिए। और ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? डिगोर्नी ने किया था, ये ध्यान रखना आपको। अब आ जाते हैं वैधता। ठीक है, लेजिटिमेसी, वैधता यानी वैधता शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी है। क्या है वैधता? शक्ति और सत्ता, ठीक है, इनके बीच की कड़ी है। और वैधता से शक्ति को तार्किकता व अस्थायित्व मिलता है। ठीक है, इससे क्या मिलता है? तार्किकता मिलती है वैधता से, और अस्थायित्व मिलता है। और वैधता द्वारा जनमत शक्ति को स्वीकार करता है। जनमत जो होता है वो शक्ति को स्वीकार करता है, किसके द्वारा? वैधता द्वारा। लिपसेट के अनुसार किसी राजनीतिक प्रणाली की वैधता लोगों के मन में यह विश्वास पैदा करने और कायम रहने की क्षमता है जो राजनीतिक व्यवस्था समाज के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे वैधता संकट क्या है, वैधता संकट की। ठीक है, और ठीक है, वैधता संकट की बात करेंगे। और वैधता संकट में हैबरमास हैं, जो उनकी रचना है लेजिटिमेशन क्राइसिस। ठीक है, यानी वैधता संकट। देखिए, नव मार्क्सवादी विचारक, ठीक है, नव मार्क्सवादी जो विचारक हैं वो, ठीक है, हैबरमास, ये नव मार्क्सवादी विचारक हैं। और हैबरमास द्वारा यह विचार दिया गया जिनके अनुसार पूंजीवादी समाजों में सदैव वैधता का संकट उत्पन्न होता है, जो पूंजीवादी समाज होते हैं, क्योंकि पूंजीवादी समाज में अर्थव्यवस्था जो होती है वो विषमता मूलक होती है। ठीक है, विषम परिस्थितियां होती हैं और विषमता मूलक होती है। जबकि राजनीतिक प्रणाली द्वारा लोगों के कल्याण का दावा किया जाता है, और इसलिए राजनीतिक व्यवस्था जो है पूंजीपतियों के हितों तथा आम जनता की आशाओं के बीच समन्वय स्थापित करने में सफल हो जाती है। ठीक है, और क्योंकि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था विषमता मूलक होती है, जबकि जो राजनीतिक प्रणाली द्वारा लोगों के कल्याण का दावा किया जाता है कि लोगों का कल्याण किया जा रहा है, और इसीलिए राजनीतिक जो व्यवस्था होती है वो पूंजीपतियों का हित भी होता है उसमें, राजनीतिक व्यवस्था द्वारा, और आम जनता की आशाएं होती हैं, उनके विश्वास होते हैं, उसके बीच समन्वय भी स्थापित करने में ये क्यों सफल हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे ये विषमता मूलक अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, पूंजीवाद समाज में अर्थव्यवस्था विषमता मूलक होती है, ये है वैधता संकट उत्पन्न होता है सदैव। ठीक है, और
ये वीडियो जो है शक्ति या पावर जो आपका चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो यूनिट 1 की। और वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक कमेंट करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।